अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि जब उनके पास एक अच्छा आइडिया होता है तो उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ज़रा अलग है। अब इमेजिन करें आपका एक बर्गर की शॉप है, आपने लोकेशन भी अच्छी चुनी हुई है, आपका जो फूड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, बर्गर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, उसके अलावा आपका सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर रिव्यूज़ भी अच्छे दे रहे हैं। लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं कि 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन प्रॉफिट जो आपका आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। अब इसके अंदर गलती आपके प्रोडक्ट और आइडिया की नहीं है, गलती उस चीज़ की है कि आपने इंडस्ट्री को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्टर 5 फोर्सेस, जिसके अंदर हम रियलाइज़ करेंगे कि इंडस्ट्री एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पोर्टर 5 फोर्सेस है क्या? ये एक एनालिसिस है जिसके ज़रिए हमें डिफरेंट चीज़ें पता लगती हैं, जैसे मार्केट में कंपटीशन कितना है, मार्केट के अंदर कितना चांस है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा चांस है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे, और किस तरह से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की परसेप्शन में आएगा, मतलब कस्टमर के पास लॉयल्टी कितनी ज़्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट को लेते हुए। अब जैसे कि इधर लिखा हुआ है 5 फोर्सेस, तो 5 फोर्सेस के नाम के ऊपर चलते हैं कि कौन से 5 फोर्सेस हैं। पहली फोर्स है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, कि कंपटीशन मार्केट में कितना है। दूसरी है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि मार्केट में कितना इजीली कंपटीशन एंटर हो सकता है। तीसरी चीज़ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट से हम कम्पीट नहीं कर रहे, उसके जो सेम नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं कस्टमर्स की, उन प्रोडक्ट से भी हम कम्पीट कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर जो कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। और आखिरी चीज़ है कस्टमर के पास पावर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। अब डिटेल में इन चीज़ों को समझने की ट्राई करते हैं। पहली चीज़ है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी से मुराद है कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अब जैसे सिंपल सी इंडस्ट्री को ले लेते हैं, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप कपड़ों की इंडस्ट्री को ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप क्या कहते हैं जूतों की इंडस्ट्री को ले लें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब कंपटीशन से मुराद क्या है? कंपटीशन से मुराद है कि जिस इंडस्ट्री में आप एंटर हो रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जो आपका प्रोडक्ट है वो वैसा ही प्रोडक्ट या उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। मतलब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं। आप आपकी कॉफ़ी शॉप की जो लोकेशन है उसके इर्द गिर्द 5 और कॉफ़ी शॉप्स हैं। कॉफ़ी शॉप्स के अलावा वहाँ पर एक बेकरी है जहाँ पर कॉफ़ी मिलती है। उसके अलावा वहाँ पर ही एक स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो बाहर लोकल कॉफ़ी बनाकर बेच रहे हैं। अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। अब कैफ़ेज़ भी हैं वहाँ पर बेकरी भी है जो कॉफ़ी दे रही है, और वहाँ पर लोकल स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो कॉफ़ी दे रहे हैं। अब यहाँ पर अपने कस्टमर्स को इंगेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इंगेज करने में मुश्किल क्यों आती है आपको? क्योंकि लो स्विचिंग कॉस्ट, आपने जो इंडस्ट्री चूज की है वहां पर कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है। मतलब कस्टमर कॉफी पीने का दिल चाह रहा है तो सिर्फ वो आपके पास से क्यों आएगा, वो आराम से किसी और के पास जाकर भी कॉफी पी सकता है। अब ये तो आप कहेंगे ये तो हर बिजनेस में ऐसे ही होगा, वो आपसे नहीं लेगा सर्विस, उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई किसी और से जाके कर लेगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ प्रिंटर की, अब आपका उसने प्रिंटर बाय कर लिया, आपका बिजनेस है प्रिंटर्स का। अब आपके प्रिंटर में जब स्याही खत्म हो जाएगी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि किसी और की जाकर वो स्याही बाय कर ले, उसने आप ही से बाय करनी होगी स्याही। अब यहाँ पर वो कह रहे नहीं मुझे आपसे बाय नहीं करनी, तो उसको अब प्रिंटर भी एक नया बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। उसको सिर्फ अब स्याही नहीं बाय करनी पड़ेगी, उसको अब एक नया प्रिंटर भी बाय करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है लो स्विचिंग कॉस्ट अगर होगी तो हमें नुकसान है, अगर हाई स्विचिंग कॉस्ट होगी कस्टमर के लिए, मतलब एकदम हमारा जो वो कस्टमर बन गया और स्विच नहीं कर सकता, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं हमारा वो लो हो जाता है, हमें अपने प्राइसेस जो हैं लो करने पड़ते हैं, हमें क्या कहते हैं प्रॉफिट भी लो हो गया, हमारे प्राइसेस भी लो हो गए। अब कस्टमर रखने के लिए हमें डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, कस्टमर को रखने के लिए हमें इनोवेटिव वे में अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचना होता है, उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा कोई होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बाकी कंपटीशन से डिफरेंट हो। और उसके अलावा कस्टमर के लिए हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है ताकि हम उनको इंगेज कर सकें, और इस तरह के खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
अब चलते हैं सेकंड चीज के ऊपर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को सिंपल वे में समझा जाए कि जो आइडिया हमारा है, जो प्रोडक्ट हमारा है, वो आज के दिन अगर कोई और वही प्रोडक्ट आके मार्केट में बेचना चाहे तो क्या वो कर सकता है या नहीं। आपने ये सवाल खुद से पूछना है। अब जैसे सिंपल सी बर्गर वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं। बर्गर की इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बंदा आराम से एंटर हो सकता है, मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी उनको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ रेसिपी और क्वालिटी मेंटेन करनी है, और उनको कोई ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा कि वो बर्गर बनाकर बेच सकें। तो उनके लिए यहाँ पर एंटर होना बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर या तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब या उधर गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ बहुत सारी हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। अब जैसे वारिद है, यूफोन है, और टेलीनॉर है, जोंग है, जैज़ है, एक्सेट्रा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक नया एंटर होना चाहेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसको अपने खंभे लगाने होंगे, उसको अपनी सिम्स बनानी पड़ेगी, तो इतना ईजिली कोई भी एंटर नहीं हो सकता। उसके अलावा उसे गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त भी लेनी होगी। अब एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको, जैसे वापडा है। वापडा बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। आज के दिन कोई बंदा क्या नहीं, मैं वापडा के कंपटीशन में आना चाहता हूँ, तो वापडा के कंपटीशन में वो कैसे आएगा? उसको तो अब अपने खंभे लगाने पड़ेंगे, उसको अपने ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे, उसको अपने मीटर्स बनाकर बेचने पड़ेंगे, उसको अपने डैम्स बनाने पड़ेंगे, उसको अपनी बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी बंदे के लिए ये प्लान कर लेना पूरे पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करना। जो इस मॉडल के ऊपर वापडा काम कर रहा है उस मॉडल पे काम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट तब होता है जब इन्वेस्टमेंट जो है वो लो हो, या आपका जो प्रोडक्ट है सिंपल प्रोडक्ट हो, मतलब इजीली कॉपी हो सकता हो। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब न्यू एंट्रेंट आराम से मार्केट में एंटर हो सकता है तो हमेशा आपको रिस्क रहता है कि आज हमारा प्रोडक्ट भले ही बिक रहा है, लेकिन कल को कोई और भी आके मार्केट में बेचने लग जाएगा तो हमारा कंपटीशन मजीद बढ़ जाएगा। और कंपटीशन का भी हम पढ़ चुके हैं कि कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, आपको प्राइसेस लो करने पड़ते हैं, डिस्काउंट देने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तीसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं। अभी हमने दो चीज़ें समझ ली हैं, हमने कॉम्पिटिटिव राइवलरी पढ़ ली है, हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट समझ लिया है। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जब भी किसी इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, हम लोग सेम प्रोडक्ट के साथ या सिमिलर प्रोडक्ट के साथ सिर्फ कम्पीट नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग कस्टमर की नीड के साथ भी कम्पीट कर रहे होते हैं। अब मुझे भूख लगी है और मेरी बर्गर शॉप, मेरे सामने बर्गर शॉप है, तो ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ बर्गर शॉप से ही जाकर अपनी नीड सेटिस्फाई करूँ। मेरी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए मैं शॉर्मा भी खा सकता हूँ, मेरी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए मैं चिप्स भी खा सकता हूँ, मैं पराठा रोल भी खा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स मेरे पास मौजूद हैं तो मैं आराम से दूसरी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, मैंने जैसे अब किसी को कॉल मिलाने के लिए मुझे मेरा मोबाइल ही चाहिए होगा। अब मेरे पास सब्स्टिट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। आजकल ये पीसीओ वाला ज़माना भी नहीं रहा कि मैं किसी को कॉल मोबाइल के ऊपर अगर नहीं मिला रहा तो पीसीओ पे जाकर मिला लूँ। और उसके अलावा मेरे लिए इशू क्या आएगा सब्स्टिट्यूट के अंदर, अगर मैं लैपटॉप के ज़रिए भी किसी को कॉल करना चाहूँ, रब्ता करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे लैपटॉप भी अवेलेबल होना ज़रूरी है और वो इंटरनेट के कनेक्शन के साथ भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कह देंगे कि सब्स्टिट्यूट लो लेवल के मौजूद हैं, हालांकि एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल फ़ोन में सब्स्टिट्यूट लैपटॉप हो गया कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से, या मोबाइल फ़ोन आप किसी और मकसद के लिए यूज़ करो, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन से अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो इसका सब्स्टिट्यूट कैमरा हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें डिपेंड करता है कि कस्टमर की कौन सी नीड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कौन सी नीड को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जब एग्जिस्ट करते हों तो अब क्या वही वाली बात कि कस्टमर की लो स्विचिंग कॉस्ट हो गई, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, आपको कहते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस बनाना पड़ता है ताकि कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट बाय करता रहे। आपको क्या कहते हैं ऐसा ना हो कि वो आराम से स्विच करके किसी और के पास चला जाए। आपको कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, आपको फोकस करना पड़ता है और ऊपर के आपने किस तरह से कस्टमर को अपने पास रखना है। अब जैसे शॉर्मे वाले हैं, वो शॉर्मा तो बना रहे हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनके लॉयल कस्टमर बन जाए ताकि उन्हीं के पास आकर वो शॉर्मा बाय करें या बर्गर्स बाय करें। 3 लेवल हमने समझ लिए हैं, अब चलते हैं चौथे लेवल के ऊपर। चौथा लेवल भी बड़ा सिंपल है, इसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर।
सप्लायर के पास पावर तब होती है जब आप जिससे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मतलब एज अ बिजनेसमैन आप जिससे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो बहुत कम हो मार्केट के अंदर। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक कैफ़े है जिसके अंदर आप एक केक बनाते हैं, उस केक के लिए जो आप चॉकलेट बाय करते हैं उसका सप्लायर पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सप्लायर के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई है। सप्लायर जब प्राइस अपने इंक्रीज करेगा, आपको अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, कस्टमर्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या वजह है कि हमने इस प्राइस को इंक्रीज किया है, और कस्टमर की जो नीड है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या इस प्राइस के ऊपर वो अपनी नीड सेटिस्फाई करेगा भी या हमसे छोड़ के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर तब बहुत ज़्यादा होती है जब एक ही एग्जिस्ट करता हो। आइडियली कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हो। एक सप्लायर से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप किसी और के पास चले जाएं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपका चाय बनाने का बिजनेस है, अब एक फार्म से आपको पत्ती सही नहीं मिल रही, आप किसी और के फार्म के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से सही नहीं मिल रही आप किसी और फार्म के ऊपर जा सकते हैं। और एक और चीज़, सप्लायर की पावर तब भी कम हो जाएगी जब आप खुद के ही सप्लायर बन जाएंगे। जैसे KNL's बिजनेस है, KNL's फ्रोजन चिकन आइटम्स जैसे आपको प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने अपना पोल्ट्री फार्म भी बनाया हुआ है, वहीं से वो चिकन बाय करते हैं। उनको ये खतरा ही नहीं है कि उनका पोल्ट्री फार्म की सप्लाई खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, उनसे उनको कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि उनका अपना पोल्ट्री फार्म है। तो खैर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर तब लो हो जाएगी जब आपको क्या कहते हैं मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स मिल रहे होंगे या आप खुद के ही सप्लायर बन जाओगे। इससे इशू क्या आता है बार्गेनिंग पावर सप्लायर से, आपको अपने प्राइस मेंटेन करना हार्ड हो जाता है, प्रॉफिट्स आपके जिसकी वजह से लो हो जाते हैं। इवन अगर एक ही सप्लायर एग्जिस्ट करता है तो और उसने आपको प्रोडक्ट देने से मना कर दिया, आपका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया। अब उस बंदे ने आपको चॉकलेट देने से ही मना कर दिया जिससे आप अपना केक बना रहे थे या दूसरी चीज़ें बनाए थे। अब जब उसने ये अपना केक देने से मना कर दिया, आपका केक बनना ही खत्म हो गया। आपको या तो दूसरी चॉकलेट बनाकर बेचना पड़ेगा, लेकिन अब सेम बिजनेस मॉडल तो नहीं रहा। आप कह रहे हो कि मैं तो बेल्जियम चॉकलेट से बना रहा हूँ, अब बेल्जियम से चॉकलेट आनी ही बंद हो गई आपके लिए, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। और अब आखिरी चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर के पास पावर तब होती है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हों। मतलब आप उसको भूख लगी है, वो बर्गर खाने जा रहा है बाहर, अब बर्गर खाने गया है, उसके जिस जगह पे वो गया है वहाँ पर 5-6 शॉप्स हैं। अब कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, वो या तो इस शॉप से बाय कर लेगा, इस शॉप से बाय कर लेगा, डिपेंड करता है उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे। आपको आपके डिफ्रेंशिएशन क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हैं, उसके ऊपर कस्टमर डिसाइड कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ऑनलाइन कुछ बाय कर रहे हैं, आप दराज को यूज़ कर रहे हैं या टीमू को यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक प्रोडक्ट को ही सर्च कर रहे हैं। अब उसके ऊपर आप देखते हैं कि प्राइसेस क्या हैं। टीमू के ऊपर कोई और प्राइस आ रहा होता है, दराज के ऊपर और प्राइस आ रहा होता है, इवन दराज के ऊपर सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस से डिफरेंट सेलर्स बेच रहे होते हैं, टीमू पे भी सेम सिचुएशन होती है। तो आप अब एक तो आपने प्राइसेस कंपेयर कर लिए, कस्टमर के पास ऑप्शन आ गया कि इससे नहीं हम इससे या इससे परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा उसके पास पावर क्या होती है कि वो रिव्यूज़ चेक कर सकता है कि इसके प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज़ हैं, इनसे मंगाया जाए तो क्या रिव्यूज़ हैं। इस तरह से कस्टमर आराम से अपनी उसके पास पावर एग्जिस्ट करती है। अब लो स्विचिंग कॉस्ट का मैंने यहाँ जिक्र किया है। कस्टमर के पास पावर तब कम हो जाएगी जब वो उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी हो, जैसे प्रिंटर बाय कर लिया है, अब उसके लिए उसे स्याही परचेज करनी है तो वो आप ही से परचेज करेगा। अब बार्गेनिंग पावर और कस्टमर के पास जब ज़्यादा होगी तो कस्टमर आराम से स्विच कर सकता है इजीली, कस्टमर स्विच इजीली कर सकता है और प्राइसेस चेंज कर सकता है, मतलब लो करवा सकता है आपसे बार्गेनिंग करके कि ये अब एक मार्केट में जैसे गया है बंदा प्रोडक्ट बाय करने, आप जैसे बाजार के अंदर जाके आप जूता बाय कर रहे हो, जूतों की तो वहाँ बहुत सारी शॉप्स होंगी, आप कह दोगे वो दुकानदार कह रहे हैं कि ये जूता 1500 का है, तो आप कह दोगे ये 7वें दुकान तो 1300 का दे रही है, तो मैं उनसे ही जाके ना बाय कर लूँ। आप कहोगे नहीं नहीं उनसे ना बाय करो, मैं आपको 1250 का ये जूता दे देता हूँ। अब आपको क्या हो गया, कस्टमर के पास ऑप्शंस इतने सारे आ गए और उसके पास स्विचिंग करने की कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो आराम से आप प्रोडक्ट अपना क्या कहते हैं आपको कस्टमर आराम से अपना प्रोडक्ट बाय कर सकता है और आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना कम करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इन 5 चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें।
जिम जिम के लिए अब एक जिम के अंदर हमने सोच लिया है, जिम से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिम के अंदर कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अब जिम आप खोलना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर पहले से बहुत सारे जिम्स मौजूद हैं। जैसे बहावलपुर के अंदर बहुत सारे जिम्स के ऑप्शन मौजूद हैं। जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो आपको उन सब जिम से कम्पीट करना पड़ेगा। तो ये तो कह देंगे जिम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी चाहिए होती है जिम खोलने के लिए। आपको ट्रेडमिल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाय करने, डम्बल्स वगैरह बाय करने हैं, वेट्स बाय करने हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस की टेंशन नहीं होती। आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा इजाज़तें नहीं लेनी पड़ती, आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक सिटी में कितने जिम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मीडियम लेवल की थ्रेट है। मतलब इसको लो भी नहीं कह सकते क्योंकि कैपिटल तो आपको बहुत सारा चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चाहिए, लेकिन इसको हाई भी नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ भी बहुत कम हैं। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट। अब जिम का सब्सिट्यूट क्या हो सकता है, हमें पहले अंडरस्टैंड किया जिम क्या नीड सेटिस्फाई कर रहा है। जिम हमारी कस्टमर की हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको फिटनेस की तरफ लेके जा रहा है। अब कोई बंदा जो जिम नहीं जाता वो फिट रहने के लिए क्या कर सकता है, वो जॉगिंग कर सकता है, तो इसका सब्सिट्यूट क्या हो गया, जॉगिंग हो गया। अक्सर लोग यूट्यूब के ऊपर होम वर्कआउट वीडियोस देख के अपने आप को फिट रखने की ट्राई करते हैं। अक्सर लोग जिम छोड़कर योगा की जगह पर या डांस क्लासेस में जाकर खुद को फिट रखने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो इसके सब्सिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, लेकिन जो जिम लवर हैं, जो जिम जाने के शौकीन हैं, वो जिम ही जाएंगे। उनको फिटनेस से ज़्यादा जिम जाने का शौक होता है। तो इसलिए मैं इसको भी कहूँगा कि ये जो है सब्सिट्यूट का थ्रेट है, ये लो टू मीडियम है। इसको मैं हाई की तरफ भी लेके नहीं जाऊँगा कि लो टू मीडियम है। कस्टमर जब चाहे मर्जी, ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे ने बॉडी शेप में लेकर आनी है तो उसको जिम जाकर ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिटनेस के लिए अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके लिए हम कह सकते हैं हाई है कि वो जॉगिंग के जरिए भी अपनी फिटनेस या होम एक्सरसाइज के जरिए फिटनेस के ऊपर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर की नीड क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर सप्लायर मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि अब जिम इक्विपमेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जगह से मिले। आप कहीं से भी जिम इक्विपमेंट बाय कर सकते हैं, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी जगहें हैं। अगर पाकिस्तान में आपको समझ आ रहा है इंटरनेशनली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सप्लाई कैपेसिटी ज़्यादा पावर नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, आखिरी चीज़, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं और उसको स्विचिंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ती। ज़रा सी मेंबरशिप फ़ी ही उसको पे करनी पड़ेगी और वो नया जिम जाकर दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। तो अब इस तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि पांचों चीज़ों को हमने किस तरह से एनालाइज करना है और किस तरह से सिर्फ एक आइडिया अच्छा हो जाए से आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन सी आप इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, और यही फैसला आपके प्रॉफिट्स को असरअंदाज करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।